हाँ तो साथियों, अपन जहाँ कंटिन्यूस अपने आगे डेविस के मॉडल की जो बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो डेविस ने पहले जो अपनी संकल्पनाएं मानी थी, उन संकल्पनाओं के आधार पर विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में अपना भौगोलिक चक्र का मॉडल या जिसको सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। तो आखिर ये क्या सिद्धांत है, इसमें किस रूप में, कैसे प्रक्रम के आधार के अनुसार ये अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो मैंने ये आपको बताया था कि डेविस ने अपने मॉडल को, जिसमें प्रक्रम नदी को माना है, तो पहली बात तो आपके ध्यान रखना, प्रक्रम के रूप में, जो प्रोसेस के रूप में उसने नदी को माना और नदी की जो अवस्थाओं के आधार पर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इसमें अपन शुरुआत करते हैं। डेविस ने अपने मॉडल में, मॉडल कह दें या सिद्धांत कह दें, अपने मॉडल में नदी को प्रक्रम के रूप में, नदी को प्रक्रम के रूप में माना है। अब डेविस महोदय कहते हैं कोई समान संरचना है, एक समान जैसी संरचना है और समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान होता है, तो उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ होगा। तो पहले उत्थान होगा, उत्थान होने के बाद फिर अपर्दन चक्र की शुरुआत होगी। हालांकि ये अपनी मान्यता में ही डेविस कहते हैं कि उत्थान लघु अवधि का होगा, त्वरित गति से होगी और उत्थान की प्रक्रिया को जो अपन कहें इनके भौगोलिक चक्र में शामिल भी नहीं किया जाता है, उसकी पूर्व अवस्था कहा जाता है या भौगोलिक चक्र की तैयारी अवस्था कहा गया है। तो देखिए किस रूप में, समान संरचना, समान संरचना का मतलब एक समान संरचना, समान संरचना वाले धरातलीय भाग, समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान, समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपर्दन, यानी जब उत्थान हो जाएगा तो अपर्दन की शुरुआत होगी। उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। और इसी में आगे लिखना उत्थान, उत्थान यानी जिसको अपन कहते हैं लघु अवधि में, छोटी अवधि में त्वरित गति से होता है। उत्थान लघु अवधि में, लघु अवधि में तीव्र गति से, तीव्र कह दें या त्वरित कह दें, एक ही शब्द है, तीव्र गति से होता है। यानी उत्थान की अवधि छोटी होती है और छोटी अवधि के अंदर उत्थान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद फिर अपर्दन शुरुआत होगा। तीव्र गति से होता है जिसे, यानी ये उत्थान की अवधि है जिसे चक्रीय अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता, जिसे चक्रीय अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी ये जब स्थल रूप के अंदर जब उत्थान की प्रक्रिया हो रही है, तेज गति से होती है, कम अवधि के अंदर होती है, लेकिन इस उत्थान की अवधि को चक्रीय गति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। इसे अपर्दन चक्र की, इसे अपर्दन चक्र की तैयारी अवस्था,
अपर्दन चक्र की तैयारी अवस्था या इसको प्रारंभिक अवस्था, या तो तैयारी अवस्था कहता है या फिर तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था, तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। इनका तात्पर्य यह है कि जहां उत्थान की अवधि जो छोटी होती है, ये अपर्दन चक्र की अवधि में शामिल न होकर ये तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। उत्थान समाप्त होने के बाद, उत्थान समाप्त होने के बाद अपर्दन, अब अपर्दन की शुरुआत होगी। उत्थान समाप्त होने के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। जैसे उत्थान, हालांकि ये विरोधाभास है, कभी भी अपर्दन उत्थान पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। उत्थान होते ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन डेविस ये कहता है कि जब उत्थान पूरा हो जाता है, उत्थान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब उसको ये कहता है कि अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो ये कहता है कि अपर्दन प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है तथा संपूर्ण चक्र, ये संपूर्ण किसका, संपूर्ण जो अपर्दन चक्र है, तथा संपूर्ण चक्र तीन अवस्थाओं, संपूर्ण चक्र तीन स्टेज, संपूर्ण चक्र तीन अवस्थाओं, तीन अवस्थाओं, तीन अवस्था कौन सी हैं? एक तो जिसको अपन कहते हैं युवावस्था, जिसको तरुण कहता है, यानी तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था। ये आगे अपन बात करेंगे, ये मैंने केवल नाम लिखा है, तो ध्यान रखना कि तीन अवस्था की बात करें, थ्री स्टेज। तो संपूर्ण चक्र तीन अवस्थाओं, जिसको अपन कह रहे हैं, तीन अवस्थाओं से गुजरता है, अवस्थाओं से गुजरता है। नदी की जो अवस्था के आधार पर इसने जो बताया है कि तरुण अवस्था, जिसको युवा अवस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं, जीर्ण अवस्था कहते हैं, या फिर इसको वृद्धावस्था भी नाम दिया जाता है, तीन अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्न है, जो निम्न है। और अब देखिए आपके सामने प्रथम अवस्था, और प्रथम अवस्था को क्या नाम देता है? तरुणावस्था। तरुणावस्था को युवावस्था भी कह सकता है, युवावस्था भी कह सकता है और तरुणावस्था भी कह सकता है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। और जो अपन कहे युवावस्था या जो तरुणावस्था है, इसमें अपन के लंबवत अपर्दन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है, लंबवत अपर्दन होता है, घाटियां गहरी होती जाती हैं, और लंबवत अपर्दन से अपन के नदियां गहराई के साथ अपर्दन कहती हैं, तो जिसको अपन कहते हैं सरिता दीर्घीकरण, गहराई बढ़ती जाती है, सरिता दीर्घीकरण की प्रक्रिया होती है। और सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती है, निरपेक्ष ऊंचाई के अंदर जो अपन के वो स्थिर रहती है, जैसे जलप्रपात हैं, छिप्रिकाएं, उच्छलिकाएं हैं, ये सभी शिलाकृतियों का इसमें निर्माण होता है। तरुणावस्था या जिसको युवावस्था कहा है, इसमें क्या है? लंबवत अपर्दन, वर्टी, लंबवत को ऊर्ध्वाकार भी कह सकता है, ऊर्ध्वाकार, वर्टिकल, लंबवत अपर्दन तेजी से होता है जिससे घाटियां
गहरी होती जाती हैं। गहराई बढ़ती जाती है, घाटियां गहरी होती जाती हैं, गहरी होती जाती हैं, जिसे घाटी गर्तन क्रिया, जिसे घाटी गर्तन क्रिया के रूप में जाना जाता है। घाटियां गहरी होती जाती, वी शेप की घाटियां बनती हैं, तो घाटियां गहरी होती जाती है, लंबवत अपर्दन से घाटी गर्तन की क्रिया होती है। सरिता दीर्घीकरण, सरिता यानी नदियां जो गहराई के साथ, सरिता दीर्घीकरण की प्रक्रिया होती है। दीर्घीकरण यानी गहराई बढ़ती जाती प्रक्रिया होती है। सापेक्षिक उच्चावच, रिलेटिव, सापेक्षिक उच्चावच निरंतर बढ़ेगा, ये गहराई बढ़ती जाएगी, लंबवत अपर्दन होने का सापेक्षिक जो उच्चावच है उसकी अपन की ऊंचाई बढ़ेगी, सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती है तथा निरपेक्ष उच्चावच तथा निरपेक्ष उच्चावच तथा निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। ये ध्यान रखना, सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि हो रही है क्योंकि घाटियां गहरी हो रही हैं, लंबवत अपर्दन हो रहा है, लेकिन निरपेक्ष एब्सोल्यूट जो ऊंचाई है उसमें अपन के अभी कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो स्थिर है। और जब आप इसके मॉडल के आरेख को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यही बात जो आपको स्पष्ट रूप में जो नजर आएगी। ये देखिए, जो डेविस का ये जो मॉडल का जो चक्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जिसने डायग्राम में जो बताया है, ये प्रथम स्टेज जो शुरुआत में देखिए यहां से ये उत्थान की प्रक्रिया, यहां तक ये उत्थान है, ये स्थलखंड के उत्थान समाप्त यहां आके, लेकिन इस वाले पार्ट को यहां तक, ये आपके सामने जो जानकारी है, यहां तक इस वाले भाग को भौगोलिक चक्र की अवधि में शामिल नहीं करता है, अपर्दन चक्र में सम्मिलित नहीं करता है। फिर देखिए इस वाले भाग से ये ऊपर वाला जो पार्ट आपको इस तरीके से जो नजर आ रहा है, ये भाग, ये जिसको लिखा है अपर कर्व, ऊपरी वक्र, ये ऊपरी वक्र है, और नीचे वाला ये देखेंगे तो ये अपन का नीचे वाला वक्र है। और जब इसमें आपके सामने जब पता चलेगा, देखिए आपके सामने जैसे ये इस तरीके से ये पहाड़ियां हैं, और ये जो अपन देखेंगे इस वाले पार्ट में, ये बेस लाइन है, आधार तल है। इस आधार पे जो इसने जो दिया है, ये लिखा है तरुणावस्था, यानी इस लाइन से इधर उत्थान की जो अवधि थी उसको इसमें शामिल नहीं किया है। और इस तरुणावस्था में आप देखें तो घाटियां गहरी हो रही है, वी शेप वैली का निर्माण होता है इस समय। फिर ये प्रौढ़ावस्था, जहां लंबवत अपर्दन की जगह क्षैतिज अपर्दन बढ़ जाता है, लंबवत अपर्दन कम होता है, घाटियां गहरी की अपेक्षा चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं। सापेक्षिक उच्चावच और निरपेक्ष उच्चावच दोनों जो अपन के स्थिर अवस्था की स्थिति में आ जाते हैं। फिर लंबवत अपर्दन बिल्कुल लगभग नगण्य हो जाता है, और जहां अपन के क्षैतिज अपर्दन है वो तेजी से होता है,
और घाटियां और ज्यादा चौड़ी होने लगती हैं, और जो ऊपर उठा हुआ जो भूखंड है अंत में समतल प्राय मैदान में बदलता है। और ये समतल प्राय जो मैदान होता है उसी को जो नाम दिया है, जब अपन कहीं इधर उधर जो पेनी प्लेन है, यहाँ अपन इस समतल मैदान में छोटी छोटी पहाड़ियां अवशेष बसती हैं, जिनको डेविस ने मोनोडोनाक का नाम रखा है। और ये समतल प्राय जो मैदान है, ये वाला जो मैदान है, ये मैदान जो अपन के समप्राय मैदान, समप्राय मैदान या पेनी प्लेन जिसको नाम देता है, समप्राय मैदान कह दे या पेनी प्लेन टर्म का नाम दिया। और इसमें बिखरी हुई जो पहाड़ियां थी उसी को इसमें नाम क्या रखा है, मोनोडोनाक नाम रखा है। तो ये उत्थान की अवधि तेजी से सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई, पहली अवस्था के अंदर निरपेक्ष ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सापेक्षिक ऊंचाई में वृद्धि होती है। क्यों होती है? लंबवत अपर्दन के कारण। सेकेंड स्टेज, ये देखिए आपके सामने ये स्टेज आएगी, प्रौढ़ावस्था। सेकेंड स्टेज के अंदर क्षैतिज अपर्दन में वृद्धि होगी, लंबवत अपर्दन कम होगा, घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगेगी। सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों जो ऊंचाई जो अपन कहें, इससे जो अपन के सामान्य रूप में स्थिर की अवस्था हो जाती है। फिर है जीर्णावस्था, इसके बाद जो वृद्धावस्था, जो उत्थित भूखंड है वो समतल मैदान में बदलने लगता है, क्षैतिज अपर्दन लगातार बढ़ता रहता है, घाटियां लगभग प्रवणित हो जाती हैं, क्रमबद्ध रूप में हो जाती हैं। और उस समतल प्राय मैदान को जहां डेविस पेनी प्लेन कहता है, और उस पेनी प्लेन के अंदर यत्र इधर उधर कुछ छोटी छोटी जो पहाड़ियां जो बच जाती हैं उनको मोनोडोनाक नाम देता है। ये तीन स्टेज की बात करता है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, जिसको वृद्धावस्था भी अपन नाम देते हैं। तो अभी अपन ने जो बात की है वो अपन ने फर्स्ट अवस्था की बात की है। अब देखिए द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था क्या है जो आपके सामने, जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था तो द्वितीय जो अपनी अवस्था की जो अपन बात करें, जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में जब नदी पहुंच रही है तो आपको दिख रहा है कि जो अभी अपन ने पहले देखा है, ये प्रौढ़ावस्था की जो स्टेज है, इस स्टेज में लंबवत अपर्दन कम हो जाता है, क्षैतिज अपर्दन अधिक हो जाता है, और घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। तो इसमें लिखना लंबवत अपर्दन, वर्टिकल लंबवत अपर्दन, कम तथा क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जिसको अपन कह रहे हैं, क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे घाटियों की चौड़ाई, घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। जिसको अपन कहे घाटी का चौड़ा होना, ये कौन सी अवस्था का द्योतक है? प्रौढ़ावस्था का है। तो घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है, घाटियां कम गहरी, कम हो जाती हैं, घाटियां कम गहरी, कम गहरी व समढाल वाली होती हैं। अब उनका ढाल धीमा हो गया, कम गहरी समढाल वाली होती हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों की ऊंचाई में धीरे धीरे अब कमी आने लगती है। निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच में कमी आने लगती है।
निरपेक्ष ऊंचाई भी कम होती है और सापेक्षिक ऊंचाई में भी कमी आती है, दोनों में ही अपन के कमी आने लगती है। और अब ये नदी जो अपन के प्रौढ़ावस्था से आकर और फिर अब जीर्णावस्था की तरफ आएगी, जिसको वृद्धावस्था भी नाम देते हैं, जहां लगभग लंबवत वर्टिकल अपर्दन तो पूर्ण तरीके से स्थगन हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, और क्षैतिज अपर्दन लगातार चलता रहता है, और जिससे घाटियों की चौड़ाई और बढ़ती जाती है, घाटियां चौड़ी होती जाती हैं। तो अंतिम जो अवस्था है जिसको अपन कहें तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज, और तृतीय अवस्था जिसको अपन कहते हैं जीर्णावस्था, या इसी का ही दूसरा नाम है वृद्धावस्था। दोनों तरीके से नाम लिख सकता है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, या फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, इस रूप में वो नाम लिख सकता है। तो तृतीय अवस्था जो जीर्ण अवस्था है, यानी यह लंबवत अपर्दन तो पूरी तरीके से स्थगन हो जाता है और क्षैतिज अपर्दन चलता रहता है। इस अवस्था में लंबवत अपर्दन का स्थगन हो जाता है, स्थगित होना, स्थगन हो जाता है, तथा क्षैतिज अपर्दन, हॉरिजॉन्टल जिसको कह रहे हैं, क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन चलता है, जिससे क्या होगा, घाटियों की चौड़ाई क्या होगी, और ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे अपन कहे घाटियों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, जिससे घाटियां चौड़ी होती जाती हैं, पहले घाटियां चौड़ी हो रही थी, द्वितीय अवस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में, अब और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। और जो निरपेक्ष और सापेक्ष जो उच्चावच है, दोनों ही अब न्यूनतम हो जाते हैं। निरपेक्ष व सापेक्षिक उच्चावच न्यूनतम होते हैं। यानी निरपेक्ष ऊंचाई और स्थल रूप की सापेक्षिक ऊंचाई दोनों क्या होते हैं, कम से कम होती है, न्यूनतम होते हैं, जिसको अपन करें न्यूनतम होते हैं। समस्त स्थल रूप, कंप्लीट जो लैंडफॉर्म है, समस्त स्थल रूप, जो अपन के पूरा जो कंप्लीट जो स्थल रूप वाला भाग है, समस्त स्थल रूप निम्न उच्चावच वाला होता है, निम्न उच्चावच वाला होता है। सारा ही जो स्थल रूप है वो जहां अपन के उच्चावच बहुत कम होता है, और जो अपन के इधर इधर यत्र तत्र कहीं जो पहाड़ियां रहती हैं, अवशेष रहती हैं, उन्हीं का नाम इस अवस्था के अंदर मोनोडोनाक डेविस ने नाम दिया है। तो निम्न उच्चावच वाला होता है। समतल मैदान को डेविस ने जो नाम दिया है, अब जो समतल प्राय मैदान है उसको डेविस ने नाम क्या रखा है, पेनीप्लेन। मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन, ब्रैकेट में लिख देना, समतल प्राय मैदान, जिसका नाम क्या रखा है, पेनीप्लेन। समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन नाम दिया, तथा
इसी जो मैदानी भाग में इधर उधर कुछ जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनको नाम मोनाडनोक नाम दिया है। तथा कम ऊंचाई की अवशिष्ट पहाड़ियां, जो अवशेष बची हुई है, अवशिष्ट पहाड़ियां, कम ऊंचाई की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें मोनाडनोक नाम दिया। कई बार तो ऐसे टर्म पूछ लेता है, पेनिप्लेन डेविस ने दिया, मोनाडनोक जो किसने नाम दिया है, ये जो अपन कहें डेविस महोदय ने दिया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यू हैम्पशायर की एक पहाड़ी है मोनाडनोक, उसके नाम पर ये नामकरण मोनाडनोक किया है, ये ध्यान रखना। मोनाडनोक नामकरण यूएसए के न्यू हैम्पशायर में मोनाडनोक पहाड़ी के नाम के आधार पर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में एक मोनाडनोक नाम की अवशिष्ट पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, मोनाडनोक रखा है। तो जो आपको सामने जो दिख रहा था, जो अपन ने कहा था कि ये जीर्णावस्था वाली जो स्टेज है, इस अवस्था में जो यत्र तत्र ये जो पहाड़ियां फैली हुई है, इनको ही नाम क्या रखा, मोनाडनोक। और ये समतल प्राय लास्ट में जो मैदान बनता है, इस मैदान को नाम क्या रखा, पेनिप्लेन। और पेनिप्लेन और मोनाडनोक दोनों ही जो अपन कहें किस अवस्था की द्योतक है, जीर्णावस्था या वृद्धावस्था की द्योतक है। इस तरीके से जो शुरुआत में जो नाम दिया था डेविस ने, जिसको त्रिकट नाम रखा है, त्रिकुट, कोई भी स्थल रूप है, वो स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। अवस्था यानी समय, ये विभिन्न अवस्था, और ये अवस्थाएं जिसमें डेविस ने 3 अवस्थाओं की बात की। एक पहली अवस्था युवावस्था, जिसमें लंबवत अपर्दन अधिक होता है, क्षैतिज अपर्दन कम होता है, घाटियां गहरी होती जाती हैं, सरिता का दीर्घीकरण होता है, जिसको घाटी गर्दन भी कहते हैं, जिसमें निरपेक्ष उच्चावच समान रहता है और सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है। द्वितीय अवस्था के अंदर जहां अपन के लंबवत अपर्दन कम होता है और क्षैतिज अपर्दन बढ़ जाता है, जिससे घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है और धीरे धीरे समढाल वाली जो अपन के घाटियां होती जाती हैं, चौड़ाई बढ़ती जाती है, और लंबवत अपर्दन धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसे घाटियों का चौड़ा होना कहा जाता है। घाटियों का चौड़ा होना जो प्रौढ़ावस्था की द्योतक है, घाटियों का गहरा होना जो युवावस्था का द्योतक है, और इसमें सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों उच्चावच में धीरे धीरे कमी आने लगती है। फिर वृद्धावस्था के अंदर जब अपन देखते हैं, तो जहां लंबवत अपर्दन पूर्ण तरीके से स्थगित हो जाता है यानी स्थगन हो जाता है, और क्षैतिज अपर्दन लगातार चलता रहता है, और लास्ट में लगातार जो समस्त स्थल रूप एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, जिसको डेविस पेनिप्लेन कहता है। और फिर भी उस समतल प्राय मैदान में कोई अवशिष्ट पहाड़ियां अवशेष बच जाती हैं, जिनको नाम मोनाडनोक का है। और अब अपन बात करते हैं डेविस के सिद्धांत का मूल्यांकन यानी ऐसे कौन से तर्क हैं जिनसे इनके सिद्धांत में पक्ष में तर्क हैं, और कौन सी इनके आलोचना का पक्ष है जो विपक्ष में तर्क हैं, और वर्तमान में भी अपन देखें तो इसका किस रूप में महत्व है, जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे।